पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसत सुरभूप। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय का अध्याय 4 जो है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। इनका बिल्कुल बेसिक जो होगा, यानी बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। आज का इस हुआ क्या है कि आज रात को वीडियो शूट नहीं करा, तो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, यानी कि इसको मैं ओवरहेड ट्राइपॉड पे कर रहा हूँ, यानी कि पेन और पेपर से मैं इसमें इस वीडियो के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है, अध्याय का नाम सुन लो बेटा, क्या नाम है? गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, फैक्टर, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो हम पहले बेसिक्स देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होता है गुणनखंड, ये सभी चीज़ें जो जो इसमें काम आएंगी। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगा। तो सबसे पहले कमाल की चीज़ है गुणनखंड। क्या नाम है इसका? गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है? देखो, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, कोई भी संख्या है, देखो जैसे मान लेते मैं 20 ले लेता हूँ, 20। तो अगर ये जो 20 है 20, ये किसी भी दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे मान लेते 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी, 2 धाम 20, 10 बार। ठीक है, तो यदि कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता। यहाँ पर शेषफल कुछ बचा है क्या आपका? शेषफल भी नहीं बचा आपका, शेषफल भी यहाँ पर ही नहीं बचा, शेषफल भी आपका नहीं बचा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, तो शेषफल नहीं बचता है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक होती है। तो जो दूसरी संख्या है ना, ये जो 10 बचा है, ये क्या है? पहली संख्या यानी 20 का अपवर्तक है। क्या ये? अपवर्तक या गुणनखंड है, या गुणनखंड, इसको गुणनखंड भी कहते हैं, गुणनखंड कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर्स जैसे 6 के गुणनखंड। देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा पेपर लेके समझाता हूँ, पेपर पे समझाता हूँ। देखो, समझना ध्यान से, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेता हूँ मैं, मेरे पास एक संख्या लिखी है जो है कितनी? 20। कितनी लिखी? 20 की बजाय मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, 6 ले लिया। अब ये 6 को अगर मैं किसी भी संख्या से, जैसे मैंने मान लो 6 को 2 से विभाजित कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो 2 3 6, 6 में से 6 गया तो 0। यानी यहाँ पर शेषफल हमें देखना है, क्या है? शेषफल। जो हमारा शेषफल है, अगर ये 0 आ जाता है, क्या जाता है? शेषफल। अगर हमारा जो शेषफल है, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, ये 0 आ जाता है, तो मैं इसे कह सकते कि 6 जो है, 6 जो है ये क्या है? 3 का। ठीक है, यहाँ पर 3 जो है, ये 3 है। 6 को हमने किससे भाग दिया? 2 से भाग दिया, तो जो हमारे पास 3 आया, ये 3 हमारे पास आया, तो 3 क्या है? इस 6 का अपवर्तक है, यानी गुणनखंड है। क्या ये? अपवर्तक, इसको बोलते हैं हम कि 3 जो है हमारे पास अपवर्तक है, अपवर्तक है। अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं, या क्या कहते हैं हम इसको? गुणनखंड, इसको हम गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड, या इसको जो है हम फैक्टर भी कहते हैं, फैक्टर। तो ये सभी नाम से आपको, है ना, आपको जानना चाहिए, सभी नाम आपको पता होनी चाहिए कि, है ना, अपवर्तक, गुणनखंड, फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो 6 में किस किस संख्या से भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे कि यार 1 से भाग जा रहा है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 में किस किस संख्या से भाग जा रहा है? तो 1 से जा रहा है ना, 1 से, 2 से भी जा रहा होता है, 3 से भी जा रहा होता है, उसके बाद किससे जा रहा होता है? 5 से जा रहा होता है, सॉरी 5 से नहीं, 6 से। तो ये जो 1 2 3 6 जो है ना, ये क्या है? इसके गुणनखंड। ये क्या है? गुणनखंड है। ये क्या है? 1 2 3 6 जो है, ये क्या है? इसके गुणनखंड है। क्या है बच्चा जी? गुणनखंड, है ना। ये क्या है इसके? 1 2 यहाँ से यहाँ तक जो है, ये क्या? इसके गुणनखंड है, गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है? ये है 6 के गुणनखंड है, 6 के। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 और 6, 1 2 3 6, ये इसके गुणनखंड है। तो क्या आपको गुणनखंड समझ आया कि नहीं है? गुणनखंड यानी जिस संख्या को, जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया कितना? 12, है ना, 12 ले लिया, 12। तो 12 जो लिया है, इसमें किस किस संख्या से भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे इसमें 1 से भाग जा रहा है, और किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, और किससे जा रहा है? 3 से, 3 चौके 12, 4 से जा रहा है, 4 3 12, 6 से जा रहा है, 6 दूनी 12, 12 से जा रहा है, 12 1 12। तो ये जो हमारे पास 1 2 3 4 6 12 है ना, ये क्या है? गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड, या इसको हम अपवर्तक कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं?
अपवर्तक कह सकते हैं, या इसको हम जो है फैक्टर्स बोल सकते हैं, इसको हम जो है फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बच्चा जी आपको इतना समझ आया कि नहीं आया बताओ? आया ना आपको समझ? चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम कि गुणनखंड तो हमें समझ गए, हम तो गुणनखंड समझ गए यार, है ना? अब भी बोल रहे होंगे कि हाँ जी हम समझ गए। और हम आते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, ये कौन सी तोप है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसको समझ लेते हैं। देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक का गुणनखंड हो। ठीक है, मतलब जो दो संख्या दे रखी है उनमें से जो प्रत्येक का गुणनखंड है उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। देखो सीधी सी बात है कि दो संख्या आपके पास दे रखी है, अभी एक संख्या की बात कर रहे हैं तो गुणनखंड, लेकिन दो संख्या की बात करेंगे तो हम उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड की हम बात कर रहे हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या कहते हैं? इसको हम कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, कॉमन फैक्टर भी हम इसको बोलते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर्स होता है एक होता है क्या है, ठीक है, यानी देखो जैसे मान लेते एक संख्या ले ली मैंने 12 और एक संख्या ले ली मैंने 24, तो अब मैं आपसे पूछूं 12 के गुणनखंड बताओ, तो आप बताएंगे कि 12 के गुणनखंड यानी जिस संख्या में 12 से भाग जा रहा होता है ना, जिन संख्याओं से 12 कट रहा होता है वही वाली संख्या, तो आप कहेंगे कि हाँ एक होंगी, एक में एक से एक जो है ये 12 को विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, 3 करेगा क्या, हाँ 3 चौके 12, 4 करेगा 4 3 12, और उसके बाद 5 नहीं 6 करेगा, 6 दूनी 12 और 12 करेगा 12 एकम 12, ऐसे लिखना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो संख्या कट रही है ना आपकी, उन संख्या जिस संख्या से वो संख्या कट रही है मतलब विभाजित हो रही है, उस संख्या को आपको लिखना पड़ेगा। मैं कहूँ 24 किससे से कट रही है, तो आप कहेंगे 1 से कट रही है, 1 से तो हर संख्या कटेंगी, 2 से भी कट रही है, देखो 3 से कट रही है क्या, 3 8 24 हाँ कट रही है, 4 से कट रही है क्या, 4 छंग 24, 5 6 से कट रही है क्या, 6 3 12 6 चौके 24, 7 8 से कट रही है क्या, 8 3 24, 9 से 10 11 12 से कट रही है, उसके बाद और किससे कट रही है, 24 से कट रही है। तो इस तरह से आपको लिखना है। जब भी आपसे गाइस उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा जाए तो ये देखना है कि ये किस किस के पहाड़े में आता है। 12 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है ऐसे, और 24 किस किस के पहाड़े में आता है, वो पहाड़ा लिखते हो बस, वो पहाड़ा लिख दो। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो क्या क्या उभयनिष्ठ यानी दोनों में जो कॉमन है, एक यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो आपका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। उसके बाद 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो आपका 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। 3 यहाँ पर भी यहाँ पर भी यानी 3 आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। 4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यानी 4 आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। 6 यहाँ पर भी यहाँ पर भी यानी 6 आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। उसके बाद 12 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो ये आपका 12 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। ठीक है, ये देखना है हमें पहले कि वो संख्या में किस किस संख्या से भाग जा रहा है, और उसके बाद ये देखना है कि दोनों में या तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन इसको है ना कॉमन समझो, है ना, उभयनिष्ठ आप भूल जाओगे तो कॉमन याद रखो। कॉमन कौन सी संख्या, जो कॉमन है वही उसका क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, अच्छा 3 संख्या हो तो भी ऐसे ही करना है, 3 संख्या हो तो भी ऐसे ही करना है, लेकिन क्या करोगे वहाँ पे तीनों संख्याओं में जो कॉमन है वो लिखना है। यहाँ पे जैसे 2 संख्या में जो कॉमन था वो लिखा, वहाँ पर 3 संख्या में तीनों संख्या जो कॉमन है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताना है, इस तरह से हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और ले क्या, चलो जी कोई बात नहीं, है ना। अच्छा एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, 24 और 36 का, चलो है ना इसको निकालते हैं, 24 का और 36 का। तो आप मुझे बताओ पहले 24 किसके पहाड़े में आता है, तो देखो 1 के पहाड़े में आता है ना, 1 के में आता है, उसके बाद 2 में आता है, हाँ आता है 2, 12 दूनी 24 है ना, 3 8 24, 4 छंग 24, 5 6 चुक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, इसी में जाएगा। 36 किस में जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 18 दूनी 36, 3 में 30 जाएगा, 3 4 में जाएगा कि नहीं, 4 में 4 4 4, 4 से जाएगा कि नहीं, 4 नाम 36, 5 6 6 चंग 36, 7 8 8 3 24, 9 चुके 36 है ना, उसके बाद 10 11 12 12 दूनी 24 12 36, उसके बाद 18 दूनी 36, उसके बाद 36 एकम 36। अब इसमें कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें कॉमन एक तो 1 है ना, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, उसके बाद 12 है, बस यही है। तो जो 1 2 3 4 6 12 ये आपके क्या है, कॉमन फैक्टर है, ये आपके क्या है बच्चा, कॉमन फैक्टर है।
तो क्या आपको क्लियर हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे निकालते, नहीं कॉमन फैक्टर कैसे निकालते। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं देखो अभाज्य गुणनखंड पर। देखो नया जो टर्म है हमारे पास वो है अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, देखो किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य, देखो अगर गुणनखंड अभाज्य तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड। देखो एक सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, एक सीधी सी बात बताऊं बच्चों आपको, कि जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा ना, जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछा जाएगा तो ऐसे याद रखो कि आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या से भाग देना है। ठीक है, भाग का अलग तरीका होगा। जैसे यहाँ पर तो 18 ले लेता हूँ मैं, चलो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। जैसे कि अभाज्य संख्या लेना आपको, अभाज्य संख्या क्या होती है आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, कि ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है। ठीक है, उसको उसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाता, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे ऐसे करके संख्या है। तो ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। ये क्या आपकी अभाज्य, ये आपकी अभाज्य संख्या। तो जब भी है ना आपसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जैसे मान लेते हैं मुझे 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं कि 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स उसको बोलते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो देखो क्या करेंगे, ऐसे इस स्टेप को ऐसे याद रखना है। 18 का 18 लिखा, अब यहाँ पे इन्हीं अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, भाग है ना, तो 2 × 18 भाग दे रहा हूँ मैं। 2 का पहाड़ा बोला, 18 नहीं आता तब तक, तो 9 बार बोला, 9 आ गया। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 3 9, 3 से देंगे 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो आपका 2 3 जो आया है ना, यही क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड, यही क्या है आपके अभाज्य, यही आपके क्या है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना आसान है या नहीं बताओ। एक क्वेश्चन और ले क्या, एक और ले लेता हूँ मैं, 20 ले लेता हूँ। 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो किससे भाग दूंगा मैं, 2 से 10 बार, फिर 2 से देंगे, 2 5 10, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5 ऐसे। यहाँ पर शर्त क्या है, यहाँ पर जिससे आप भाग दोगे वो आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए आपकी अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी प्राइम नंबर आपकी होनी चाहिए। अगर आपका प्राइम नंबर नहीं है तो फिर गलत होगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जैसे और भी एक्सरसाइज आएंगी तो उसमें हम देखेंगे। अभी इतना सा आप सीख लो कैसे निकालते, क्या क्या चीज़ें होती है। अभाज्य गुणनखंड आप समझ गए होंगे गाइस। अब हम जाते हैं गुणज पर। तो गुणज क्या होता है, गुणज कौन सी तोहफे, ये और देख लेते हैं। किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्या है उस संख्या के गुणज या अपवर्त्य कहलाते हैं। ठीक है, किसी संख्या, देखो किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्या है उस संख्या का गुणज या अपवर्त्य कहलाती है। कोई भी संख्या अगर है वो पूरी किसी भी संख्या से विभाजित हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुणज या अपवर्त्य। वही चीज़ गुणनखंड वाली ही चीज़ है ना। जैसे हम यहाँ देखिए 5 के गुणज। ठीक है, मैंने आपसे बोला देखो थोड़ा सा समझ लो, और भी चीज़ें आपको है ना, यहाँ पे चीज़ें आपको है ना प्रश्नावली में, जब हम अभ्यास प्रश्नावली करेंगे तो उसमें समझ आएगा। गुणज को हम है ना इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल्स कहते हैं, और ये बहुत ही प्यारा है मल्टीपल्स। जैसे मान लो मुझे 5 के गुणज चाहिए, 5 के गुणज यानी 5 के मल्टीपल चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा लिखना है बस, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो मुझे 6 का गुणज चाहिए, 6 का गुणज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 6 के पहाड़ लिख दूंगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, है ना। इस तरह से आगे तक मैं जाऊंगा। तो गुणज निकालना नहीं, मल्टीपल निकालना नहीं, उसका पहाड़ा लिखना है बस, सीधी सी बातें हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे हम आते हैं उभयनिष्ठ अपवर्त्य पर। तो वही चीज़ है देखो, है ना, उभयनिष्ठ अपवर्त्य भी वही चीज़ें लगभग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को उभयनिष्ठ अपवर्त्य कहलाती है, वहाँ प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य हो। जैसे 4 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या है, 48। मतलब जो है 48 जो है अपवर्त्य, नहीं इसको हम ऐसे कह सकते हैं HCF वाली चीज़। ठीक है, तो जैसे 4 और 6, 48 ऐसी संख्या जो 4 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ अपवर्त्य। ठीक है, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर। देखो जो यहाँ पर है,
आपकी बुक में। तो क्या है, इन्हें याद रखना, इन्हें स्मरण कीजिए। एक की बात कर रहा हूँ मैं, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, मतलब हर एक संख्या का गुणनखंड एक जरूर होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड भी होती है, जैसे मान लेते हैं 24, तो 24 जो है खुद 24 से डिवाइड हो रही है, मतलब प्रत्येक संख्या उसकी खुद की भी गुणनखंड होती है। किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होता है। कोई भी संख्या का गुणनखंड करेंगे तो या तो उस संख्या के बराबर होगा या उससे भी कम होगा। प्रत्येक संख्या के गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है। किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है, ठीक है। उसके बाद किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसके गुणजों की गिनती करना जो है वो संभव नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इसी का जो है अभ्यास प्रश्न वाली विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।